दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट पोल साइंस की यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे यूनिट सेकंड में 2 चैप्टर्स है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज के इस वीडियो के अंदर, जिसका कि नाम है भारतीय संविधान के आधारभूत तत्व। और ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये फर्स्ट पार्ट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, इसके कोई 2 पार्ट्स नहीं है, ये इसी पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले जैसे कि चैप्टर के नाम में हमारे संविधान आता है, तो सबसे पहले समझते हैं संविधान होता क्या है। तो संविधान एक ऐसा लिखा हुआ दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो संविधान जो है वो एक लिखा हुआ यानी रिटन एक दस्तावेज है जिसके द्वारा यानी संविधान के द्वारा किसी भी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। हर देश का अपना संविधान होता है फ्रेंड्स। तो जैसे हमारे भारत का भी एक संविधान है और हमारे भारत में जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के हिसाब से चलाई जाती है। तो उसी तरह जिस भी देश का जो भी संविधान होता है उस देश की शासन व्यवस्था जो होती है वो संविधान के हिसाब से चलाई जाती है। और संविधान जो होता है ये हमारे भारत का एक लिखा हुआ दस्तावेज है। लेकिन एक देश ऐसा भी है फ्रेंड्स जिसका जो संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है, यानी कि वो लिखित रूप में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, संविधान में नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियों का विभाजन आदि का विस्तृत उल्लेख होता है। तो संविधान के अंदर नियम लिखे होते हैं, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियाँ कि सरकार के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं और उन शक्तियों का विभाजन यानी कि वो जो सरकार की शक्तियाँ हैं उनका वो कैसे बटी हुई हैं, किन किन लोगों में बटी हुई हैं आदि, इन सब बातों का उल्लेख किया होता है संविधान के अंदर। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की बदलती ज़रूरतों एवं परिस्थितियों के साथ अपने में बदलाव जारी रखता है। तो संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों बोला है फ्रेंड्स? जीवंत यानी कि एक तरीके से जिंदा दस्तावेज। इसको ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि इसको जीवंत इसलिए बोल दिया है क्योंकि इसके अंदर ज़रूरतों के हिसाब से यानी जैसे जैसे समाज में ज़रूरतें बदल रही हैं उसी हिसाब से संविधान को भी बदला जा सकता है। यानी ज़रूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से संविधान के अंदर बदलाव किए जा सकते हैं और ये बदलाव जो है वो किए भी जाते हैं। तो इसलिए संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बोल दिया है। नेक्स्ट है, पिछले 70 सालों में संविधान में 100 से भी अधिक बार संशोधन किया जा चुका है। तो हमारे देश की आज़ादी को फ्रेंड्स 70 साल हो चुके हैं। तो पिछले 70 सालों के अंदर संविधान में 100 से ज़्यादा बार संशोधन किया जा चुका है। संशोधन मतलब कि बदलाव किया जा चुका है, इतनी बार उसमें बदलाव किए जा चुके हैं, 100 से ज़्यादा बार। भारतीय संविधान हमारी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। तो हमारे भारत का जो संविधान है उसे संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। तो जब हमारा देश जो है फ्रेंड्स वो आज़ाद हुआ था तो तब एक संविधान सभा बनी थी, यानी उसके अंदर काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस भी थे और भी कई तरह के लोग थे जिन्होंने एक मिलकर एक सभा बना ली, कमेटी बना ली और उन्होंने 2 से ढाई साल में लगभग संविधान जो है वो बनाया था। तो उसको संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो संविधान सभा थी इसकी जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 26 नवंबर 1949 तक इसका निर्माण कार्य जो था वो पूरा हो चुका था। अब देखो 46 में जो है वो पहली बैठक हुई थी और 49 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो लगभग 3 साल तक जो है इसका निर्माण कार्य चला था संविधान का। इसके निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। यानी कि संविधान जो हमारा है भारतीय संविधान, इसका जो निर्माण हुआ था उसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था इसके निर्माण करने में। संविधान सभा में 389 सदस्य थे फ्रेंड्स। मैंने भी आपको बताया कि जो संविधान है हमारा उसको संविधान सभा ने बनाया। तो अब संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य थे? 389। और उन 389 सदस्य में कौन कौन था?
292 ब्रिटिश भारत के सदस्य थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्य थे और 93 रजवाड़े थे। 292 ब्रिटिश भारत, ये ब्रिटिश भारत का मतलब क्या हुआ, भारत का वो हिस्सा जिस पर ब्रिटिश का कब्जा था, यानी जिस पर ब्रिटिश शासन करता था, उसके 292 सदस्य थे। और रजवाड़े यानी कि वो हिस्सा जहाँ पर ब्रिटिश के लोगों ने यानी अंग्रेज़ों ने वो राजा बनाकर छोड़े हुए थे शासन करने के लिए, तो 93 रजवाड़े थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्य भी थे। अब ये जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र थे, वो थे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो वो 4 क्षेत्र थे ऐसे कमिश्नरी क्षेत्र जिनके भी सदस्य थे और संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 में इसका जो निर्माण कार्य था वो पूरा हो गया था, यानी ये तब बन गया था। तो इसको लागू कब किया अपने देश के अंदर, इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। मैंने बताया था पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और जो इस संविधान सभा थी इसकी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये जो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको सब कुछ बताया, ये संविधान के बारे में थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज थी। अब स्टार्ट करते हैं अपना भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, मूलभूत विशेषताएं। तो हमारा जो संविधान है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। पहला है लिखित संविधान, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो लिखित है, लिखा हुआ है। भारत के पास एक लिखित संविधान है, यानी कि हमारे भारत के पास एक लिखित संविधान है, लिखा हुआ संविधान है। इसी तरह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के पास भी लिखित संविधान है। तो जैसे हमारे भारत का एक लिखित संविधान है, उसी तरीके इन सब देशों का भी एक लिखित संविधान है। तो ये हमारे संविधान की एक विशेषता है कि हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ये एक ऐसा दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है, जिसके तहत किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। यानी कि ये जो हमारा संविधान है ये एक ऐसा लिखा हुआ दस्तावेज है जिसके तहत किसी भी देश की शासन व्यवस्था जो है वो चलाई जाती है। तो नेक्स्ट हमारा जो विशेषता है हमारे संविधान की वो है विस्तृत संविधान, यानी कि हमारा संविधान जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा संविधान है। दुनिया भर में भारतीय संविधान को एक विस्तृत संविधान के रूप में जाना जाता है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा भारत को जो संविधान है उसको एक बहुत बड़े संविधान के रूप में जाना जाता है, बहुत ज़्यादा फैले हुए संविधान के रूप में जाना जाता है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। यानी कि हमारा जो शुरुआत में जो हमारा संविधान बनाया गया था उसके अंदर 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे उसके और उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन आज के टाइम पे इसमें इतना ज़्यादा, मैंने अब आपको बताया था कि 100 बार संशोधन हो चुका है, बदलाव हो चुका है। तो आज के टाइम पे इसमें 465 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं और इसमें 12 अनुसूचियाँ आ चुकी हैं। तो हमारा संविधान जो है एक बहुत बड़ा फैला हुआ संविधान है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का बोलबाला था, इस कारण भी ये एक बड़ा विस्तृत संविधान है। तो हमारा जो संविधान है ये इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि जब संविधान सभा में जो बहुत सारे लोग थे वो कानून विशेषज्ञ थे, यानी कि कानून को जानने वाले, जिनको कानून की बहुत अच्छी नॉलेज थी लॉ की, वो लोग बहुत ज़्यादा थे। तो इस कारण भी हमारा जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है संविधान की वो है धर्मनिरपेक्ष संविधान। तो धर्मों के केंद्र स्थल भारत में संविधान निरपेक्ष राज्यों की स्थापना करता है। धर्मों के केंद्र स्थल यानी कि हमारा जो भारत है उसमें बहुत सारे धर्म हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म हमारे भारत के अंदर हैं। और ये हमारा जो भारत है ये धर्मों का एक केंद्र स्थल है, यानी कि सेंटर है, यहाँ पर बहुत सारे धर्म होते हैं। तो धर्मों के केंद्र स्थल भारत के अंदर संविधान जो है हमारा वो निरपेक्ष राज्यों की स्थापना करता है, यानी कि हमारा संविधान ऐसे राज्यों की स्थापना करता है जहाँ पर कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित रह सकता है, उसके साथ धर्म से रिलेटेड कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भारत में सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार अपने धार्मिक विश्वासों को धारण करने और उनके पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे भारत के अंदर जितने भी नागरिक रहते हैं फ्रेंड्स, वो सब अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी धर्म जो है उसको स्वीकार कर सकते हैं,
उसका पालन कर सकते हैं, उन्हें पूरी तरीके से छूट है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। उन्हें कोई उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम इस वाले धर्म को फॉलो करो या फिर तुम इस वाले धर्म का पालन करो। वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। धर्मनिरपेक्ष संविधान हमारा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही है। यानी कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। अगर कोई किसी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करता है तो उसको जुर्म, मतलब वो उसको जुर्म करार दिया जाता, उसके लिए सज़ा मिलती है अगर कोई किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। नेक्स्ट है हमारा कठोरता और लचीलापन। ये हमारा फोर्थ विशेषता है हमारे संविधान की। तो भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला। इसका मतलब कि हमारा जो भारत का संविधान है वो इतना ज़्यादा कठोर भी नहीं है और ना ज़्यादा लचीला है। तो कठोर और लचीले से क्या मतलब हुआ? कठोर संविधान का अर्थ होता है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है। इसमें संशोधन करना इतना आसान नहीं होता। कठोर से मतलब है कि हमारा जो संविधान है इसके अंदर अगर संशोधन करना चाहता है कोई, यानी कि अगर संसद हमारे संविधान के अंदर कोई बदलाव करना चाहती है, कोई नई चीज़ जोड़ना चाहती है या फिर हटाना चाहती है, तो उसकी जो पूरी प्रक्रिया है संशोधन करने की वो इतनी आसान नहीं है। यानी कि संविधान के अंदर बदलाव करना इतना आसान नहीं है। हमारा संविधान थोड़ा सा कठोर है, इसके लिए कुछ विशेष प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें संशोधन करना इतना आसान नहीं होता। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा संविधान थोड़ा कठोर है। लेकिन इसमें ये बोला है कि ना तो ज़्यादा कठोर है। तो ज़्यादा कठोर का मतलब ये है अगर हम बिल्कुल भी अपने संविधान के अंदर मतलब संशोधन कर ही नहीं पाते तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा टफ है कि उसके अंदर हम बिल्कुल भी संशोधन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम संशोधन कर पा रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा कठोर नहीं है। अब बात आती है कि ना ही वो इतना लचीला है। लचीले से मतलब हुआ कि लचीला संविधान वो होता है जिसमें संशोधन किया जा सके। तो वही हुआ, अगर हम अपने संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं तो इसका मतलब वो लचीला है थोड़ा सा, और अगर नहीं कर पाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कठोर है और लचीला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारा संविधान ना तो ज़्यादा कठोर ही है और ना ही ज़्यादा लचीला है। नेक्स्ट हमारी वो जो विशेषता है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि भारतीय संविधान के तहत भारत के हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। मतदान यानी कि फ्रेंड्स वोटिंग। तो हमारा जो भारतीय संविधान है इसके तहत हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। और वोट देने का अधिकार किसे है? उन्हें जो 18 साल के हैं या फिर जो 18 वर्ष से ज़्यादा है, तो हम उनको, और जो 18 साल के हैं और जो 18 से ज़्यादा हैं उनको वयस्क कहते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। लेकिन वोट देने का अधिकार मेनली है किन्हें? जो या तो 18 साल के हैं या फिर जो 18 से बड़े हैं वो लोग वोट दे सकते हैं। भारत में किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता यानी कि उसकी पढ़ाई के हिसाब से, संपदा आदि के आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जा सकता। यानी कि हमारे भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को जो मतदान करने के लायक है उसको उसके धर्म के आधार पर कि वो किस धर्म से संबंधित है, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर कि वो फीमेल है, मेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, उसकी साक्षरता के आधार पर यानी कि पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उसकी संपदा आदि के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिया गया है। यानी कि हमारा जो भारत देश है इसके अंदर महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर रखकर मतदान का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब, अच्छा फ्रेंड्स सुनो, जैसे कि अभी आपने सुना होगा, अभी हाल ही में आया था कि हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री ने एक राशन कार्ड जो है उसको वो कर दिया है, अप्रूव कर दिया है कि किसी का किसी भी राज्य का राशन कार्ड हो, अगर वो किसी दूसरे राज्य में भी जाता है तो वो उस राशन कार्ड के साथ जो है अपना राशन ले सकता है। यानी कि उसका वो एक राशन कार्ड पूरे भारत के अंदर वैल्यू होगी उसकी, वो पूरे भारत के अंदर माना जाएगा। तो उसी तरीके से ये बात आती है एकल नागरिकता की। यानी कि आप किसी भी राज्य में रहते हो, आप दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, मुंबई में, गोवा में, आप कहीं भी रहते हो, लेकिन आपकी नागरिकता जो होगी वो एक होगी, जो कि क्या होगी? इंडियन, यानी कि भारतीय।
आप भारत में रह रहे हो, भले चाहे किसी भी राज्य में रहो, इसलिए आप भारतीय माने जाओगे, इंडियन माने जाओगे। आपकी सिटीजनशिप जो होगी वो भारतीय की होगी। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है, इसके हिसाब से हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि चाहे कोई भी हो, भारत का हर नागरिक इंडियन कहलाएगा। भारत में किसी भी प्रकार की दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं किया जाता, यानी हमारे भारत में किसी की भी दोहरी नागरिकता नहीं होती है, एक नागरिकता होती है। भारत का प्रत्येक राज्य का निवासी भारतीय कहलाता है। तो भारत का हर एक राज्य का जो भी निवासी होता है, उसमें जो भी रहने वाला होता है, वो भारतीय कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो भारत के अंदर रह रहा है। जबकि विश्व के कुछ देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जैसे कि अमेरिका। अच्छा, जैसे कि अमेरिका है, दुनिया के ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर ये दोहरी नागरिकता क्या हुई? तो क्या होता है, जैसे उन लोगों के पास दो जगह की नागरिकता होती है। पहला तो ये कि वो यूएस में रह रहे हैं, यानी कि अमेरिका में रह रहे हैं, तो एक नागरिकता तो होती है उनके पास, उनके अमेरिका की। दूसरी होती है वो किस जगह पे रह रहे हैं अमेरिका के अंदर। जैसे कि सोचो, हमारा जो पूरा भारत है, एक नागरिकता तो हो गई आपके पास ये कि हाँ आप लोग इंडियन हो। दूसरी हो गई ये कि आप दिल्ली में रह रहे हो, तो आपके पास दिल्ली की नागरिकता भी हुई। तो ये हो गई दोहरी नागरिकता। तो उसी तरीके से अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता होती है। एक होती है खुद यूएस की सिटीजनशिप, और दूसरी होती है वो यूएस में किस जगह पे रह रहे हैं, उस जगह की सिटीजनशिप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है हमारा वो है विभिन्न देशों के संविधान से प्रावधान लिए गए। यानी कि जब हमारा संविधान बनाया गया तो इसमें अलग अलग देशों के जो संविधान थे उनसे अलग अलग तरीके के प्रावधान लिए गए। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से प्रमुख प्रावधान लिए गए हैं। यानी जब हमारा भारतीय संविधान है, इसके अंदर अलग अलग देशों के संविधान से बहुत मेन जो बातें थी वो ले ली गई, अच्छे वो बातें ले ली गई, प्रावधान ले लिए गए। संविधान सभा ने संविधान बनाते समय लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। तो जो संविधान सभा थी, इन्होंने संविधान को बनाते टाइम पे लगभग ऐसे 60 देश थे जिनके संविधान को पढ़ा अच्छे से, और उनमें से जो उचित प्रावधान लगे, यानी कि जो उन्हें ठीक लगे, वो प्रावधान उन्होंने हमारे संविधान में शामिल कर दिए। तो ये इसलिए बोला गया है। तो ये भी हमारी एक संविधान की विशेषता है कि इसमें जो हमारे संविधान के प्रावधान है वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे जो संविधान के प्रावधान है वो कौन से देशों से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। जैसे कि अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्वलोकन। ये जो दो हमारे प्रावधान हैं हमारे संविधान के, ये अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड। तो अब आयरलैंड से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रावधान। रूस से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना। कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। ऑस्ट्रेलिया से लिए गए प्रावधान है संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची। और दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं संशोधन, यानी कि जो हमारे संविधान में संशोधन करने का तरीका है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये भी एक विशेषता है। नेक्स्ट है हमारा मौलिक कर्तव्य। तो हमारे संविधान की एक विशेषता ये भी है मौलिक कर्तव्य। संविधान में मौलिक कर्तव्य को उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि हमारे संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों की कोई चर्चा नहीं की गई है। उसके अंदर मौलिक कर्तव्य जैसा शब्द भी नहीं है हमारे संविधान के अंदर। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था। तो जो ये मौलिक कर्तव्य है, इनको स्वर्ण सिंह की एक समिति थी, उसके सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे जो ये पूरा मतलब कि संविधान के अंदर इसको शामिल किया गया था आपातकाल के दौरान। उस टाइम पे आपातकाल लगा हुआ होगा, आंतरिक आपातकाल, तो उस टाइम पे जो है मौलिक कर्तव्यों को स्वीकारा गया था। भारतीय मौलिक कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। तो यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे, इनको
रूस के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। मैंने अभी आपको पहले बताया भी था ऊपर कि कौन से देश से जो है वो प्रावधान कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो भारतीय जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। इन्हें नागरिकों पर थोपा नहीं जा सकता। तो ये जो मौलिक कर्तव्य होते हैं फ्रेंड्स, इनको किसी भी नागरिक के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। उनको नागरिकों को ज़बरदस्ती इनका पालन नहीं कराया जा सकता, बल्कि ये नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण ज़रूर है। हाँ, ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं ये नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनको सरकार ज़बरदस्ती नागरिकों के ऊपर थोप नहीं सकती। अगर किसी का मन है तो वो इसको फॉलो करेंगे और अगर नहीं है तो वो इनको फॉलो नहीं करेंगे। तो अब जैसे कि हमारे भारत के अंदर कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान। यानी कि हमारे देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने संविधान का सम्मान करे, अपने राष्ट्रध्वज जो हमारा तिरंगा राष्ट्रध्वज है उसका सम्मान करें और राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्र के प्रभुता का सम्मान करें, अपनी संस्कृति और धरोहर की रक्षा करें और भाईचारे का विकास करें। ये सारे मौलिक कर्तव्य हैं जो हर एक नागरिक को अपनाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकार। अभी हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े थे, अब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। हर व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिकारों की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, हर एक इंसान जो है उसको अगर अपनी डेवलपमेंट करनी है तो उसको कुछ अधिकारों की ज़रूरत होती है। तो भारतीय संविधान लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो जिन लोगों को जिन अधिकारों की ज़रूरत होती है उनको मौलिक अधिकार कहते हैं। और जो हमारा भारतीय संविधान है ये हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो अब वो मौलिक अधिकार इस प्रकार है, मतलब किस किस तरह के मौलिक अधिकार की ज़रूरत होती है। पहला है समानता का अधिकार। हमारा संविधान हर एक नागरिक को समानता का अधिकार देता है, यानी कि संविधान के द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा हर एक व्यक्ति को समान नज़रों से देखा जाएगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हर एक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है। वो जो चाहे अपनी मर्जी से वो कर सकता है, उसको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। वो जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकता है, जो करना चाहे वो कर सकता है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर किसी नागरिक के साथ शोषण हो रहा है उसका, ठीक है, तो वो उसके विरुद्ध कार्यवाही करा सकता है, कोर्ट वगैरह जा सकता है, पुलिस के पास जा सकता है, तो उसको ये भी अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि वो जिस धर्म को चाहे उसको अपना सकता है, उसको कोई उसको अपनाने से मना नहीं करेगा या फिर कोई दूसरे धर्म को अपनाने के लिए उसको फोर्स नहीं कर सकता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि हर एक नागरिक को संस्कृति और शिक्षा से रिलेटेड भी अधिकार दिए गए हैं। वो जितना चाहे जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकता है और शिक्षा ग्रहण कर सकता है और अपनी संस्कृति का भी पालन कर सकता है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे देश में हर एक नागरिक को संवैधानिक यानी संविधान से रिलेटेड जो है वो भी अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार, यानी कि वो जितनी संपत्ति चाहे रख सकता है, जहाँ संपत्ति खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। तो ये सारे मौलिक अधिकार थे जो हमारे संविधान जो है वो हर एक नागरिक को प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। फ्रेंड्स, ये हमारा 10th विशेषता है हमारे संविधान की। तो जो हमारे भारत का संविधान है वो एकीकृत यानी कि इकलौती और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली जो है उसको प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। यानी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ये हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी इससे ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि जैसे कि आप जाते हो, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, अगर आपको कोई केस लड़ना है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर आपको उसका जो फैसला है, निर्णय है, वो पसंद नहीं आया तो आप उससे ऊपर स्टेट लेवल की कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे वो भी पसंद नहीं आया तो फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। एंड अगर आपको हाई कोर्ट का भी निर्णय जो है वो अच्छा नहीं लगा तो एंड में आप जाके सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है वो फाइनल हो जाएगा, मतलब अगर उन्होंने आपको दोषी ठहरा दिया तो ठहरा दिया, फिर आप कहीं भी जाकर अपनी अर्जी जाहिर नहीं कर सकते। फिर जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया वो एंड है, वो वहीं पे ख़त्म है, वो फाइनल है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जब हमारे भारत की सबसे बड़ी न्यायालय है और इसे भारत के सभी न्यायालयों पर जो अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि अगर कोई न्यायालय ऐसा है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई न्यायालय किसी
नागरिक के साथ अच्छा मतलब उसका निर्णय नहीं ले रहे हैं, उसके साथ अच्छा न्याय नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस न्यायालय को डांट फटकार भी लगा सकती है और वो जो पूरा केस होता है उसको अपने अधीन भी ले सकती है। किसी भी तरह के प्रभाव से न्यायपालिका को बचाने के लिए संविधान में प्रावधान बनाए गए हैं। यानी कि जो हमारी न्यायपालिका होती हैं, जो हमारे कोर्ट वगैरह होती हैं, इनके ऊपर कोई भी असर पड़ने से बचाने के लिए, यानी कि हमारी न्यायपालिका के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ जाए, वो बिल्कुल प्रभाव रहित रहे, यानी कि वो नागरिकों के साथ बिल्कुल अच्छे से न्याय करें उनका, तो उसके लिए भी संविधान में प्रावधान बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में संघवाद। तो भारत के संविधान में केंद्र यानी कि संघ और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। तो हमारा जो भारत का संविधान है उसने केंद्र यानी कि संघ और राज्य की जो सरकारें हैं इनके बीच में सत्ता जो है उसका भी बंटवारा किया हुआ है कि किस चीज़ मतलब कि कौन क्या कर सकता है, सत्ता का बंटवारा किया हुआ है ताकि इन दोनों के बीच में कभी कोई विवाद ना रहे। नेक्स्ट है आपातकाल के प्रावधान। देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ खास कदम उठाने का अधिकार है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर कोई आपातकाल जैसी स्थिति आ जाती है, जैसे कि अभी हमारे भारत के अंदर लॉकडाउन वगैरह भी लगा हुआ है, आपातकाल तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है जहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता, तो जो हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है तो उसको इतनी शक्ति होती है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की एकता के लिए कुछ खास कदम उठा सके। आपातकाल लगा दिए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी देश के अंदर आपातकाल घोषित कर दिया जाता है तो जो राज्य होते हैं वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के नीचे आ जाते हैं। यानी अब उनका जो पूरा ध्यान है वो केंद्र सरकार रखेगी, राज्य सरकार की कोई वैल्यू नहीं बचती है। अब राज्य के ऊपर राज्य सरकार शासन नहीं करती, आपातकाल के अंदर केंद्र सरकार पूरा ध्यान रखती है। तो ये हमारी फ्रेंड्स कुछ हमारे संविधान की विशेषताएं थी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की आलोचना। हमने विशेषताएं पढ़नी है, अब इसकी कुछ आलोचना भी देखते हैं, इसकी कमियां वगैरह। तो पहला है संविधान का आकार। भारतीय संविधान एक भीमकाय संविधान है, यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है वो एक बहुत बड़ा संविधान है। भीमकाय यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान में 440 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। हमारा जो भारत का संविधान है इसमें 440 से भी ज़्यादा अनुच्छेद है। बीते हुए 230 सालों में अमेरिकी संविधान में सिर्फ 29 बार संशोधन किए गए हैं, जबकि 70 सालों में भारतीय संविधान में 100 से भी ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। तो क्या हुआ है फ्रेंड्स, अमेरिका का जो संविधान है उसको 230 साल हो चुके हैं और उसमें आज तक सिर्फ और सिर्फ 29 बार संशोधन हुआ है, बदलाव हुआ है। लेकिन जबकि हमारे जो संविधान है उसको 70 साल हुआ है और 70 सालों में अब तक 100 से भी ज़्यादा टाइम्स जो है संशोधन किया जा चुका है। तो इसी बात से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे भारत का जो संविधान है वो कितना बड़ा संविधान है। नेक्स्ट जो है वो है उधार का संविधान। यानी कि कई लोगों का ऐसा मानना भी है कि हमारे जो भारत का संविधान है वो उधार लिया गया है। आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान उधार का संविधान है क्योंकि इसमें दूसरे देशों के संविधान के प्रमुख प्रावधान लिए गए हैं। तो इसे उधार का संविधान क्यों कहा है फ्रेंड्स? इसको उधार का संविधान इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो संविधान है इसके अंदर अलग अलग देशों से उनके अच्छे अच्छे प्रावधान उठा लिए गए हैं। यानी कि उनके अच्छे अच्छे नियम कानून जो है वो हमारे देश के जो संविधान सभा थी उस टाइम पे बनाने वाली, उन्होंने उनको पकड़ा और हमारे भारतीय संविधान में रख दिया। इसलिए भी हमारे भारत के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है। आलोचकों का कहना है कि इसमें कुछ भी नया और अपना नहीं है। तो जो आलोचक हैं यानी कि हमारे संविधान की आलोचना करने वाले, उसमें कमियां निकालने वाले जो हैं, उनका ये मानना है कि भारत के संविधान में ना तो कुछ न्यू है और ना ही उसका कुछ खुद का है, वो सब कुछ दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आलोचकों का ये भी कहना है कि संविधान बनाने वालों ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान संविधान में शामिल किए हैं। तो जो आलोचक हैं इनका ये भी मानना है
कि जो हमारा संविधान बनाने वाले जो हैं, जिन्होंने संविधान बनाया, तो उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935, ये एक अधिनियम था हमारी भारत की सरकार का। इसके जो प्रावधान थे वो बहुत सारे प्रावधान जो है संविधान में शामिल कर लिए हैं, यानी कि जैसे जैसे उसके जो प्रावधान थे वो सारे के सारे संविधान में डाल दिए संविधान सभा ने। और इससे संविधान जो है वो 1935 जो ये अधिनियम है इसके कार्बन कॉपी बनकर रह गया है। तो आलोचकों का ये मानना है कि संविधान में अपना खुद का कुछ नया तो है नहीं, पहले तो इन्होंने दूसरे देशों से जो उनको अच्छे अच्छे प्रावधान लगे वो लिख दिए अपने संविधान में। दूसरा एक इनका जो भारत सरकार की एक अधिनियम थी 1935, बाकी इन्होंने सारे प्रावधान इसके उतार दिए। तो उस तरीके से इन्होंने कह दिया है कि ये जो भारतीय संविधान है ये 1935 जो अधिनियम है इसके कार्बन कॉपी बनकर रह गया है। नेक्स्ट है, आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान बहुत जटिल और विविधतापूर्ण है। तो जो आलोचक है इनका ये भी मानना है कि हमारे भारत का संविधान एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और विविधतापूर्ण है, यानी कि इसमें वैरायटीज़ है वो हद ही ज़्यादा है, जिससे इसे नागरिकों द्वारा समझा नहीं जा सकता। यानी कि इतना मुश्किल है, इसको हमारे संविधान को लिखने में जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है वो इतनी ज़्यादा टफ है कि हम जैसे नॉर्मल नागरिकों के द्वारा इसको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर जटिल भाषा का उपयोग किया गया है। उस लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ जो वकील होते हैं वही समझ सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि संविधान को जब बनाने लगे थे तो जो संविधान सभा थी उसके अंदर ज़्यादातर जो थे वो वही थे कानून विशेषज्ञ, यानी कि वकील, जज वगैरह ये सब थे। तो उन्होंने ऐसी टफ लैंग्वेज का इस्तेमाल कर दिया इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना। ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे इस फर्स्ट चैप्टर का। तो संविधान बनाने वालों ने संविधान की बुनियादी सुविधा का जिक्र यानी कि वर्णन नहीं किया था। तो जो संविधान बनाने वाली संविधान सभा थी फ्रेंड्स, इन्होंने संविधान किस बुनियाद के ऊपर बनाया और कैसे कैसे क्या बनाया, इन्होंने इसका वर्णन कहीं नहीं किया। लेकिन ऐसी कई सारी व्याख्याएं आई हैं जिनके माध्यम से समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी सुविधा की व्याख्या की है। तो मतलब संविधान सभा ने तो व्याख्या की नहीं, लेकिन टाइम पर मतलब ऐसे बहुत बार हुआ है कि समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान की बुनियादी सुविधा का जो है व्याख्या करनी पड़ी है। सबसे पहले तो इन्होंने कब व्याख्या की थी? सबसे पहले की थी 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ द्वारा पहले संविधान संशोधन के द्वारा देखा गया। तो सबसे पहले 1951 में शंकरी प्रसाद थे वर्सेस बनाम मतलब वर्सेस भारतीय संघ यानी कि केंद्र द्वारा सबसे पहले भारत के संविधान में सबसे पहला संशोधन करने के द्वारा एक बात देखी गई थी। तो मतलब ये केस आया था 1951 में सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो एक तरफ तो थे शंकरी प्रसाद, दूसरी तरफ थी हमारा पूरा केंद्र सरकार। तो इन दोनों के बीच में केस आया था 1951 में संविधान से रिलेटेड। तो इस विवाद के बाद न्यायालय द्वारा ये निर्णय लिया गया कि संविधान के किसी भी हिस्से में सिर्फ संसद संशोधन कर सकती है। तो जब ये केस आया था तो इसका जो न्याय किया गया, इसका जो निर्णय लिया गया वो ये बात कही गई, कोर्ट ने कहा कि अगर संविधान में किसी भी जगह, किसी भी पार्ट में, हिस्से में कोई बदलाव होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ संसद ही कर सकती है, यानी कि केंद्र सरकार ही कर सकती है। संसद और केंद्र को संशोधन की असीमित यानी कि अनलिमिटेड शक्ति प्राप्त थी। तो उस टाइम पे जो है कोर्ट ने ये निर्णय ले दिया था कि संसद और केंद्र को संविधान के अंदर संशोधन करने की अनलिमिटेड शक्तियाँ प्राप्त है। वो जैसे चाहे जो चाहे संविधान के अंदर संशोधन कर सकती हैं। लेकिन 1955 में चौथे संशोधन के रूप में इसे चुनौती दी गई, यानी कि अब चौथा संशोधन होना था संविधान के अंदर 1955 में, और जो पहला निर्णय लिया गया था इसको चुनौती दे दी गई। तो वो चुनौती किसने दी? सज्जन सिंह वर्सेस यानी कि बनाम राजस्थान राज्य के रूप में ये केस आया था। तो एक तरफ सज्जन सिंह थे, दूसरी तरफ था राजस्थान राज्य। तो इनके रूप में ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ ये देखने को मिला कि न्यायालय ने जो पहला निर्णय दिया था कि जो भारत यानी कि पूरी संसद और केंद्र जो है वो संशोधन कर सकती है और उनके पास असीमित यानी कि अनलिमिटेड शक्तियाँ हैं, तो वो अपने इस निर्णय से पीछे हट गई, यानी कि न्यायालय ने अपने इस वाले निर्णय से मुंह फेर लिया।
और न्यायालय ने एक नया फैसला लिया और कहा कि भारत की संसद की संविधान संशोधन यानी कि बदलने की जो शक्ति है वो सीमित होगी, यानी कि लिमिटेड होगी, यानी कि वो किसी हद तक ही संशोधन कर सकते हैं और उन्हें कुछ प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब मंत्रियां मुंह उठा के संशोधन कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1967 में पंजाब गोलकनाथ वर्सेस बनाम, यानी कि फ्रेंड्स बनाम को वर्सेस भी बोलते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे आपके आगे VS भी लिखा हुआ है। तो 1967 में भी आया। देखो अभी मैंने आपको पहले 2 केस बताया, एक 1951 में आया, फिर एक सज्जन सिंह का आया 1955 में। अब एक आया 1967 में जो 3rd केस आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि पंजाब गोलकनाथ और राज्य विवाद के बीच में आया था। तो इन्होंने भी संशोधन को चुनौती दी और फिर न्यायालय ने इसका जो निर्णय निकाला, इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 360 के अनुसार, न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद में संशोधन की सीमित शक्ति है, यानी कि संसद जो है वो संविधान में सीमित शक्ति तक, यानी किसी हद तक ही संशोधन कर सकता है। तो देखो उसमें 3 केस आए। पहले में जो न्यायालय था, न्यायालय ने ये बोल दिया कि उनके पास अनलिमिटेड शक्ति है, वो जितना चाहे उतना संशोधन कर सकते हैं। दूसरे केस में इन्होंने अपने निर्णय से पीछे हट गए, इन्होंने बोला कि लिमिटेड शक्तियां हैं संशोधन करने की। तीसरे में भी इन्होंने फिर यही बोल दिया कि अनुच्छेद 360 के हिसाब से संसद के पास बहुत कम जो है, मतलब लिमिटेड शक्तियां हैं संशोधन करने की। फिर जैसे कि फ्रेंड्स आपने 11th में भी आपको एक केशवानंद भारती का एक आपने केस पढ़ा होगा। केशवानंद भारती हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी कि जो मौलिक अधिकार है इनमें कटौती की जाए, इन्हें कम किया जाए। तो न्यायालय ने इस बात पे क्या कहा, न्यायालय ने कहा कि संसद और केंद्र को मौलिक अधिकारों और संविधान की मूल संरचना को समाप्त या फिर नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। तो न्यायालय ने इस पे ये कह दिया कि संसद या फिर केंद्र जो है वो ना तो मौलिक अधिकारों को हटा सकता है, ना उसमें कोई बदलाव कर सकता है, और ना ही वो जो संविधान की मूल संरचना थी ना उसको ख़त्म कर सकता है, और ना ही वो उसको कोई नुकसान पहुंचाने का उनको अधिकार है। तो इस तरीके से जो हमारे संविधान की जो मूलभूत संरचना थी वो उसके बारे में, मतलब संविधान सभा ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में जो है व्याख्या करती रही है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो पूरा चैप्टर था फर्स्ट यूनिट सेकंड का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछेगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि अभी तक जिन बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया और जिन्हें ज़रूरत है वो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड्स आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पे भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।